नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखेंगे जो हमारा चल रहा था। ये साइंस पेपर 2 के लिए है। तो इसमें हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? पदार्थ, धातु एवं अधातु। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इसमें करा दिया था, आज मैं आपको इसमें सेकेंड पार्ट करा रही हूँ। तो देखते हैं हम इसके बारे में, आगे पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पदार्थ, धातु और अधातु में आगे एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो आगे देखते हैं हम। तो इसमें आगे हैं पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने भौतिक गुण देखे थे धातु और अधातु के। आज हम क्या देखेंगे? धातु अधातु के रासायनिक गुण। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी कि धातु और अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखते हैं। भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा था कि कैसे लोहा आयरन पर जंग लग जाता है, और हमने देखा था कैसे मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वह पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमने क्या देखा था, जब हम इस पे लोहे पर क्या करते हैं, हम इसे बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं, तो उस पर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। यानी कि हमारे जो लोहा होता है वो क्या करता है? अपना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसमें क्या होता है? हमारा आयरन है ये हमारा, प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। तो इसमें क्या बनाता है? ये हमारा आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है हमारा। और मैग्नीशियम क्या बनाता है? मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखते हैं, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हल्का पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। यानी कि क्या कहलाता है वो पदार्थ? हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है वो। इसमें दे रखा है हमारा ये कॉपर है, फिर क्या हमारा पानी है, फिर ये क्या है हमारा ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम, और क्या है हमारा प्लस ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें क्या बन रहा है? ये हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और क्या बन रहा है? ये हमारा कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। जब कब बन रहा है? जब हम वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं? इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या दिया गया है। तो इसमें क्या है हमारा आगे इसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी प्रकृति कैसे हो जाती है? क्षारीय। यानी कि जो हमारा ये हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं ना धातु की, तो वो क्या क्या बनते हैं? हमारे धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। पर इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है हमारी क्षारीय होती है। कैसी होती है हमारी? इसकी प्रकृति होती है हमारी क्षारीय होती है। ये दिया गया है इसकी प्रकृति, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि धातु को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? हमारी क्षारीय हो जाती है। अब देखते हैं अधातु। जब अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? यानी कि जब हमारी अधातु है तो उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ये देखते हैं। परीक्षण के लिए हम चूर्ण सल्फर को लेंगे और उसे गर्म करेंगे। जब गर्म हो जाए तो उसे कांच के एक गिलास में ढक कर रख देंगे ताकि गैस क्या बाहर ना निकल सके। यानी कि हम सल्फर को लेंगे, उसके चूर्ण को गर्म करेंगे और फिर इसमें कांच के गिलास को क्या कर देंगे? ढक देंगे, जिससे उसकी गैस बाहर ना हो। गिलास में कुछ जल डालेंगे और मिश्रण को भली भांति हिलाएंगे। यानी कि उसमें क्या डालेंगे? हम जल डालेंगे और उसे भली भांति हिलाएंगे। जब हम उसका परीक्षण लिटमस पेपर के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि नीला लिटमस क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होगी हमारी? इसकी प्रकृति होगी हमारी अम्लीय होगी। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सल्फर ऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसमें सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। हमारा ये सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड प्लस जल है तो क्या बनता है? हमारा बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो इसमें क्या दे रखा है हमें? इसमें दे रखा है हमें सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं हमारे? इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। यानी कि अगर धातु की करा रहे हैं हम तो धातु की प्रकृति कैसी होती है हमारी? क्षारीय होती है ऑक्सीजन के
साथ अभिक्रिया कराने पर। और अधातु की कैसी होती है हमारी, अम्लीय होती है। अधातु की क्या होती है हमारी, अम्लीय प्रकृति होती है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो आगे बताया गया है एनसीईआरटी में हमारा, अभी तो हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी थी धातु के और अधातु की, अब क्या किसके साथ करेंगे हम, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। यानी कि जो हमारी सोडियम धातु होती है ना, वो क्या करती है, ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करती है, अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करते हैं, यानी कि उससे विस्फोट होने का भी डर रहता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक क्या होती है, तो इसके जब अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। जो हमारा सोडियम धातु है ना, अगर इसे ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, विस्फोट होने का डर रहता है और इसमें से क्या होती है, ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। सोडियम धातु का एक बहुत छोटा टुकड़ा लेंगे और उसे लिटमस पेपर से साफ करेंगे और इसे लपेट लेंगे। फिर बीकर में थोड़ा जल ले और सोडियम को उसमें डाल दें। हम देखेंगे कि वह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा, जबकि धातु तीव्र अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है हमें, इसमें बताया गया है जो हम धातु का क्या लेना, सोडियम धातु का क्या लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर से क्या करेंगे, साफ करेंगे और रुई से लपेटेंगे और फिर बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसे क्या कर देंगे, हम डाल देंगे। तो हम देखते हैं कि जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है हमारी, जबकि धातु क्या, जो हमारे धातु होते हैं वो क्या, तीव्र अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अभिक्रिया के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो जब हम सोडियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है और क्या होती है हमारी, और कौन सी धातु निकलती है हमारी ना, और कौन सी गैस निकलती है हमारी, हाइड्रोजन गैस। यानी कि धातु की जब हम क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारी कौन सी गैस निकलती है, हमारी निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं धातु की, सामान्यतः धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु वह वायु में बहुत तीव्र हो सकते हैं। जो हमारे धातु तो करते हैं जल के साथ अभिक्रिया, जो हमारे क्या होते हैं धातु, वह क्या है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। वे किसके साथ करते हैं, हमारे वायु में वो सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के धातु को जल में रखा जाता है, इसलिए जो हमारे धातु होते हैं ना, उसे क्या में रखा जाता है, उसमें जल में रखा जाता है, क्योंकि वे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। फास्फोरस बहुत अधिक एसिड सक्रिय अधातु है, यानी कि जो हमारी फास्फोरस है वो क्या है, हमारी अधातु है और वायु में खुला रखने पर वह क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे डाल में रख, यानी कि उसे इसलिए उसे क्या किया जाता है, हम जल में डालकर रखते हैं। जो हमारे फास्फोरस होता है ना, हमारी अधातु होती है, वो क्या होती है, मतलब कि बहुत तीव्र कर लेती है, यानी कि अभिक्रिया वायु के साथ, और उससे क्या आग भी पकड़ लेती है, इसलिए उसे जल में डालकर रखा जाता है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। तो अब क्या है हमारा एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है, इसे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि धातु और अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि जो हमारे धातु होते हैं वे क्या होते हैं, वे अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो क्या होता है, हमारे पंप ध्वनि के साथ जलती है। हमारी हाइड्रोजन गैस है वो कैसे निकलती है, हमारे पंप ध्वनि के साथ निकलती है। तो हमें क्या है, जो हमारे धातु है वे अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, हमारे लवण और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, निकालते हैं। अपवाद क्या है हमारा, जैसे हमारा गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये क्या है, ये हमारे धातु है, पर ये क्या है, हमारे अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये सबसे नीचे होते हैं। हमारी टेबल है ना, हमारी धातुओं की वो टेबल है, वो क्या होती है, हमारे सबसे नीचे, इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे अम्लों के साथ ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब क्या हमारे सामान्य अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो हमारे अधातु होते हैं वो क्या है, हमारे अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब इसमें क्या है, हमारे कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि जो हमारा कॉपर है वो क्या है, हमारा यानी कि कॉपर हमारा धातु है, वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। पर
कब कर सकता है? जब उसे गर्म करने पर हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं, जब कर सकता है। यानी कि जो हमारा कॉपर है उसे अगर हम गर्म करने पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो वो रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है हमारा बनाता है कॉपर सल्फ्यूर, यानी कि हमारा क्या बनाता है? नीला थोथा। क्या बनाता है ये हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। अब क्या है हमारा, जैसे ये मैग्नीशियम है और क्या है हाइड्रोक्लोरिक के साथ, जैसे ये धातु है हमारी, यह विक्रिया क्या करती है तो क्या बनाती है? मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और क्या करती है? हमारे हाइड्रोजन गैस को बाहर करती है। आगे क्या है मैग्नीशियम की, जब हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक, और क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब क्या बताया गया है एनसीईआरटी में, उसे देखते हैं हम। इसमें अब क्या है, हम क्षारों के साथ अभिक्रिया यानी कि धातु के रात धातु की क्या देखते हैं हम? क्षारों के साथ अभिक्रिया, बेस के साथ धातु बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे अम्लों के साथ बनाते थे ऐसे ही बेस के साथ बनाते हैं, जो पम ध्वनि के साथ जलती है। धातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराना कठिन होता है, यानी कि जो हमारे अधातु होते हैं अगर उसे क्षारों के साथ अभिक्रिया करा तो सकते हैं, पर वो क्या होता है? अधिक कठिन होता है। अब हमारा ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एल्युमिनियम या किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है हमारे, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को देखने से पहले हम ये टेबल देखते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है? टेबल है। इसमें क्या है? ये हमारे रिएक्टिव है, यानी कि अधिक है, और नीचे क्या हमारे कम रिएक्टिव है। जैसे कि मैंने कोई धातु ले ली, कोई धातु है हमारी और ये हमारी दूसरी धातु है। अगर ये धातु हमारी क्या होगी? अधिक रिएक्टिव होगी, तभी ये से अभिक्रिया कर पाएगी, अन्यथा ये से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। आगे देख लेते हैं हम। आगे देखते हैं हम, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है। इसमें क्या है हमारा, हमने कॉपर सल्फेट को और आयरन की अभिक्रिया को पहले देखा था कि कैसे नीला रंग में बदल गया है। ये हमारे बीकर दे रखे हैं 5। इसमें क्या है? बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा है, यानी कि जिंक का टुकड़ा है ये, यानी कि ये अधिक रिएक्टिव होगा। तो ये क्या है? इससे रिएक्टिव यानी कि अभिक्रिया कर सकेगा, यानी कि ये क्या होगा? हमारा जो जैड है वो क्या होगा? अधिक, यानी कि मोस्ट क्या होता है? रिएक्टिव होता है, जिससे ये अभिक्रिया कर सकता है। ऐसे ही ये हमारा ये दे रखा है हमारा कॉपर सल्फेट, और ये क्या हमारा लोहे की कील है, आयरन है, तो ये भी क्या होगा? हमारा अधिक, यानी कि इससे अभिक्रिया कर सकेगा। पर बीकर सी में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा कॉपर है और ये जैड है, क्योंकि ये क्या है? हमारा कम रिएक्टिव है और ये इससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये डी वाला नहीं कर पाने का, ये भी हमारा क्या है? कम रिएक्टिव है, और ये ई वाला भी हमारा कम रिएक्टिव है। तो ये मैंने आपको बताया, और देखते हैं एनसीईआरटी में आगे क्या बताया गया है हमारा, उसे भी देख लेते हैं हम। तो ये दिया हुआ है हमारा, इसमें क्या है? एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। कब करता है? जब क्या है? जैसे ये कॉपर सल्फेट है हमारा और जिंक है, ये कब करेगा? यानी कि जो हमारा ZN है वो क्या होता है? अधिक टेबल में, यानी कि अधिक रिएक्टिव होता है, तो ये क्या कर लेगा? इसमें इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन क्या है? बीकर सी में जिंक का कॉपर के साथ और बीकर ई में आयरन के साथ विस्थापित हो सकता है। बीकर डी में आयरन का विस्थापित कॉपर द्वारा हो सकता है। हम देखने कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? इसलिए असल में जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जो हमारा जिंक है वो कॉपर और आयरन से क्या है? अधिक क्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को क्या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने आपको टेबल के जरिए से बताया है। तो आगे और देखते हैं और क्या बताया गया है। तो ये टेबल क्या है? हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
इसे आप याद कर लेना है। जो हमारे ये इधर को तीर यानी कि ये हमारे क्या है, अधिक रिएक्टिव है यानी कि अधिक अभिक्रियाशील है, और जो हमारे ये नीचे है ये इससे कम अभिक्रियाशील है। अब क्या है हमारा धातु और अधातु का उपयोग। अब है हमारा उपयोग। धातु का उपयोग मशीनों, रेलगाड़ी, खाने बनाने के पात्र आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिन्हें सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाता है। अधातु का उपयोग बैंगनी रंग का विलेन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, और पटाखों में भी उपयोग होने वाले क्या है हमारे अधातु हैं। तो हमने देखा जो धातु होते हैं उनका उपयोग हम मशीनरी, रेलगाड़ी, खाना बनाने के पात्रों में किया जाता है। जो धातु है उसे क्या करते हैं हम, उसके उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए करते हैं, और जल शुद्धिकरण के प्रक्रिया में करते हैं धातु का उपयोग। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब हमारा बताया गया है, इसे देख लेते हैं। क्या समुद्र जल में मैग्नीशियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है वो कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, हमारे समुद्री जल में। समुद्री जल में मैग्नीशियम हरी पत्तियों की सब्जियों में भी पाया जाता है। जो हमारी हरी पत्ती सब्जी होती है ना, तो उसमें भी क्या होता है हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। अब क्या है हमारा, आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किए जा सकते तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु प्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्य सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वार सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में जिसने बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातु और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु है, 20 से कम अधातु, कुछ उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। ये हमारा आज दूसरा पार्ट था। इसमें मैंने ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक मैंने आपको क्या करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।